हाँ तो यार बहुत बेशरम हो गए यार थे आजकल यार। अरे कोई बात की वैल्यू को नहीं थे तो हैं। सुनो, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने बात की थी कि धारा जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक समीकरण, जिसके साथ प्लस वो आगे और जिसके साथ माइनस वो पीछे, ठीक है। और इसमें मैंने एक दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताई थी कि अगर आपको ऐसा दे 0 से t साइन ओमेगा टी और dt, तो इसे लिखते हैं अपन साइन ओमेगा टी का बार, और ये कितना होता है 0। ऐसे अगर यहाँ कोस ओमेगा टी हो तो भी कितना होता है एवरेज 0। अगर साइन स्क्वायर की बात करेंगे अपन तो उसका मान कितना होता है 1/2, और कोस स्क्वायर है तो भी 1/2। इसके बाद आपने बात की थी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान, धनात्मक अर्ध चक्र में और ऋणात्मक अर्ध चक्र में, दोनों को जोड़ा तब कितना हो गया वो 0। उसके दो मेथड बताए थे, एक तो पहले धनात्मक अर्ध चक्र का और फिर ऋणात्मक अर्ध चक्र का, उसके बाद 0 से लेकर t तक। ये टॉपिक भी अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि IRMS जो है वो होता है अधिकतम धारा का 1/√2 गुना। अभी मैं सोल्व करके बता दूंगा कि IRMS जो है वो कितना होता है अधिकतम धारा का 1/√2 गुना, या फिर ये होता है लगभग 0.70707 IM। ये भी पूछ सकते हैं, ये प्रूफ करना आपको। क्या है टॉपिक? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि पहले ताक्षणिक धारा का क्या करेंगे अपन वर्ग, फिर क्या निकालेंगे उसका औसत, फिर क्या लेंगे उसका रूट, और जो आंसर आएगा उसे ही क्या बोलते हैं IRMS। पता चल रहा है, वर्ग करेंगे फिर माध्य लेंगे और फिर उसका क्या निकालेंगे अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल, और जो आंसर आएगा उसे क्या बोलते हैं अपन IRMS। ऐसे ही अगर वोल्टता की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा VRMS बराबर V मैक्सिमम बटे √2, और कितना होगा ये 0.707 V मैक्सिमम। समझ में आ गई बात? ये तो है गणित के हिसाब से कि ताक्षणिक धारा का वर्ग करेंगे, माध्य निकालेंगे, वर्गमूल करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकली पूछे कि वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, तो परिभाषा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा H बराबर I²RT, यही है। अगर यहां मैं धारा यूज कर रहा हूं मान लो 3 एम्पियर, और ये डीसी धारा है, कौन सी डीसी धारा, और इससे मान लो आपको ऊर्जा मिली कितनी 10 जूल, कितनी 10 जूल। और अब मैं बात कर रहा हूं किसकी एसी की, तो इतनी ही जूल ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जो धारा काम में आती है उसे क्या बोलते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान। समझ में आई क्या बात? जैसे परिभाषा है इसमें कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिष्ट धारा के उस मान के तुल्य है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिष्ट धारा के उस मान के तुल्य है जो उतना ही ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करे जितना प्रत्यावर्ती धारा। इसे ही क्या बोलते हैं IRMS। नहीं समझ में आई बात? जैसे मान लो आपके पास 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, ये इसका VRMS होता है। क्या है ये इसका VRMS? अगर इसके अधिकतम वैल्यू की मैं बात करूं तो वो हो जाएगी आपकी कितनी 311, कितनी 311 वोल्ट। आगे प्रूफ कर दूंगा मैं। तो ये जो 220 वोल्ट है ये क्या है इसका इफेक्टिव वैल्यू है, यानी कि प्रभावकारी वैल्यू है, या फिर इसे क्या बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। ये परिभाषा रट लेना, आप रट लोगे क्या? जैसे मेरे पास मान लो डीसी धारा जो है वो है 3 एम्पियर, और इस सर्किट में आपने इसको जोड़ा और ऊष्मा कितनी मिली 10 जूल। तो एसी कितनी लूं, एसी का अधिकतम मान कितना लूं कि वो उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न करे, तो वो आपको लेनी पड़ेगी कितनी 3√2, कितनी 3√2। तब इसकी इफेक्टिव वैल्यू जो है वो कितनी मिल जाएगी आपको, ये तो अधिकतम वैल्यू है, ये तो क्या है अधिकतम वैल्यू, और इसको जब आप √2 से गुणा करोगे तो ये कितनी मिल जाएगी आपको 3 एम्पियर। नहीं समझ में आई बात?
अरे डीसी की तो 3 एम्पियर और एसी की अपन अधिकतम वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 3√2। कितनी 3√2। जब भी इफेक्टिव वैल्यू मिलेगी तो वह कितनी मिलेगी अपन 3 एम्पियर। आप परिभाषा रट लोगा कि आप तो ये भी लिख देना कि ताक्षणिक धारा का वर्ग, ताक्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, फिर उसका क्या लेंगे माध्य, फिर क्या करेंगे उसका वर्गमूल लेंगे, इसे क्या बोलते हैं वीआरएमएस। और वो परिभाषा अगर याद रहे तो और बढ़िया बात है, रख लोगे क्या। एक बार और बता देता हूं परिभाषा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिश धारा के उस मान के बराबर होता है जो उतना ही उष्मीय प्रभाव उत्पन्न करे। यानी कि डीसी अगर आप 3 एम्पियर लोगे तो आपको एसी कितनी लेनी पड़ेगी 3√2। अगर प्रतिरोध और टाइम वही है तो ये दोनों सेम ऊर्जा देगी, दोनों सेम ऊर्जा देगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो कितनी होती है मैक्सिमम वैल्यू की 1/√2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी 3√2। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। नहीं समझ में आई बात? समझ गए क्या? परिभाषा रट लेना भी। अब मैं इसका मान निकाल के बता रहा हूं। ऐसे ही वोल्टता का भी पूछ सकता है, मैं आपको सिर्फ किसका निकाल के बता रहा हूं धारा का। माना, ध्यान से समझना, माना प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक, सही दिख रहा है क्या इसमें? हाँ सही है, ऐसे क्या कर बता दे, फ्री का ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये लेफ्ट साइड से ऊपर है, कर लेंगे सेटिंग। इन्हें देख तू, इन्हें मैं लिख सकूं कि आई बराबर Im sin ओमेगा टी, समीकरण 1। बोलो अब क्या करें, वर्ग, यहां लिख रहा हूं ताक्षणिक प्रत्यावर्ती क्या लिखूं रे, ऐसे लिख देते हैं ताक्षणिक धारा का वर्ग करने पर, ताक्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा ये आई स्क्वायर बराबर क्या होगा Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, समीकरण 2। अब है क्या हो गया, सही तो है। अब यह लिख रहा हूं औसत मान, क्या है औसत मान या माध्य मान। क्या लिखोगे आई स्क्वायर एवरेज या आई स्क्वायर का बार, क्या हो जाएगा ये 0 से t आई स्क्वायर dt और लिमिट 0 से t, नीचे भी क्या आएगा 0 से t dt। क्या आई स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, पुट करो इसमें, क्या होगा 0 से t Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt और भाग किसका दोगे 0 से t dt। बोलो अब अगर इसके बाद आप सोल्व करो तो और भी बढ़िया बात है, मैं सोल्व करके बताऊंगा। और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है अगर उसको समाकलन नहीं पता है तो आप लिख दोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। ये बायोलॉजी वालों के लिए, हम जानते हैं 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt और भाग किसका 0 से t dt बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है 1/2। बोलो तो क्या यहां से जो आंसर आएगा आई क्या होगा ये Im स्क्वायर बटे 2। बोलो भाई Im स्क्वायर तो बाहर आएगा, बाकी का कितना हो गया 1/2। अब इसका क्या ले लेंगे रूट ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर क्या बन जाएगा ये IRMS। देखो वर्ग किया, माध्य लिया और फिर क्या कर दिया वर्गमूल, क्या ये IRMS बना, क्या बन जाएगा ये I मैक्सिमम बाई √2 बराबर 0.707 I मैक्सिमम। बोलो अब मैं इसका समाकलन करके बता रहा हूं,
इतना लिख दोगे तो भी चलेगा भाई, समझ गए क्या? ताक्षणिक प्रत्यावर्ती धारा है, फिर मैंने उसका वर्ग किया, फिर उसका मध्य लिया और लास्ट में क्या किया है, वर्गमूल। अब ये देखो ये कैसे किया है मैंने, ठीक है चलने दो उसको ऐसे। सुनो, उसका समाकलन करके बता रहा हूं। आईएम अंदर क्या है, 0 से, बेटा बंद करना इसको, अंदर क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और 0 से टी डी टी। बताओ साइन स्क्वायर का समाकलन कैसे करें? पढ़ लिया समाकलन है? बताओ तो, अनिल बताएगा। बोल बोल बोल, अरे बोल जा। है अपॉन क्या, देख इधर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा होता है क्या ऐसा? सबको पता है ये बात? अरे बोल दो, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। बोलो, अपना क्या है, ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या लिख सकता हूं इसको, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। बोलो, क्या साइन स्क्वायर की जगह ये चिपका दूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह? अरे बोल जाओ यारो, ठीक है। बाकी बायोलॉजी वालों को तो डायरेक्ट लिखना ही है, और अगर ये समाकलन याद रह जाए तो और भी बढ़िया बात है। तो क्या होगा ये, आई एम बाहर, अंदर क्या बचा, 0 से t, क्या लिखूं इसे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, और पूरे के नीचे 2। बोलो, और नीचे 0 से, क्या ये कैपिटल टी हो जाएगा? क्या इसको भी बाहर निकाल लूं तो फाइनल क्या बचेगा, ये 2t। बोलो, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से समझना। ये आई एवरेज, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, आई एम स्क्वायर 2t और 0 से t dt माइनस, इसको अंदर लेके जा रहा हूं, समझ में आवे? क्या बचेगा ये, आई एम स्क्वायर 2t और इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा टी डी टी। बोलो, क्या ऐसा ही बनेगा? क्या बेटा ये t, तो क्या बनेगा, देखो आई एवरेज, ये हो जाएगा कितना, आई एम स्क्वायर 2t इंटू टी। बोलो, ये सलट गया, माइनस कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा। लिख दूं, क्या होगा, तो ये आई एम स्क्वायर 2 और 2 कितना, 4, अरे बोलो, ओमेगा और कैपिटल टी। नहीं समझ में आ रही बात, आगे क्या, अंदर क्या बचा, साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई डिवाइड बाई टी, और अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस कोस 0। क्या ऐसा ही बनेगा? अब देखो, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा यहां, साइन 4, सॉरी साइन 0, साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन n पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। n का मान 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। बोलो, तो क्या ये भी 0, क्या ये भी 0, क्या ये पूरा ही 0? जब 0 से 0 मल्टीप्लाई हुआ था कि क्या ये पूरा सिस्टम ही 0? क्या यही बचेगा, t से t कैंसिल हो गया, क्या आया,
आई एवरेज का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए होंगे आप। दो बार अजीब तरीके से लिख दिया ऐसे, या तो ऐसे लिख सकते हो इसको, समझ गए ना? ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाओगे आप। ठीक है, क्या बचेगा? ये यही है। अब क्या करूं? वर्गमूल लेने पर, क्या वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा? ये इसका वर्गमूल लोगे आप दोनों तरफ, तो IRMS बराबर यही है, समझ गए? ठीक है, सुनो, ध्यान से सुनना। अगर मैं वोल्टता की बात करूं तो यहां क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती वोल्टता, यहां भी वोल्टता, और ये हो जाएगा VRMS। बोलो, क्या ये V बनेगा? क्या ये भी V? अब क्या कर दूं इसका वर्ग करने पर क्या होगा? VM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही है। अब क्या ले लें इसका औसत, 0 से T VM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और भाग किसका दूं? 0 से T डी टी। बोलो हाँ ना? क्या वही समझ गए क्या? या लिखोगे आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना है? 1/2, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर का औसत कितना बनेगा? ये V मैक्सिमम बाई यही है। अब क्या ले? वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर क्या बचेगा? VRMS बराबर V मैक्सिमम बाई √2। अब ध्यान से सुनना, यही है। अपने घरों में जो VRMS है वो कितना आता है? 220 वोल्ट, यही है। अगर मैं इसका अधिकतम मान निकालना चाहता हूं तो क्या अधिकतम मान निकालने के लिए इसको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप इसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा? √2 इंटू 220, यही है। सोल्व करोगे आप घर बैठ के तो ये आएगा 311, कितना? 311 वोल्ट। और यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखो इधर, समझ गए क्या? ये ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। क्या ये प्लस का 311 वोल्ट? क्या ये माइनस का 311 वोल्ट? अब यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा खतरनाक है, क्यों? दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा खतरनाक है, क्यों? मेरे पास DC 220 वोल्ट की है और मेरे पास AC जो है वो भी कितनी है? 220 वोल्ट की। लेकिन क्या इस AC का जो अधिकतम मान है वो 311 होगा? क्या ये एक चक्कर के अंदर 622 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेगी? अरे विभवांतर तो पता है कैसे निकालते हैं? 311 माइनस 311 कितना होगा? ये 622 वोल्ट। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इसलिए AC ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना, AC जो है वो आपको चांस देती है, क्यों? क्योंकि देखो यहां AC कितनी हो गई? 0। यहां आप बच सकते हो लेकिन DC से आप बचोगे नहीं, वो चिपका के ही रखती है। नहीं समझे यार आप? क्वेश्चन पूछे आपसे कि AC जो है वो DC से ज्यादा खतरनाक है तो क्या लिखोगे आप? AC जो है अपने एक चक्कर के अंदर 622 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करती है, इसलिए AC जो है वो DC से ज्यादा खतरनाक है। इसका आंसर मैं बोल के बता देता हूं क्या है। भारत में घरेलू उपयोग हेतु प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान, भारत में घरेलू उपयोग हेतु प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान 220 वोल्ट है। अतः इसका शिखर मान कितना होगा? 311 वोल्ट। इस प्रकार समान वोल्टेज की दिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्येक चक्कर में प्लस 311 से माइनस 311 वोल्ट तक परिवर्तित होती है। अतः एक चक्कर में अधिकतम वोल्टेज परिवर्तन कितना हो जाएगा? 622 का। क्या ये क्वेश्चन रट लोगे आप? पूछेगा आपसे वो
कि प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में दिष्ट धारा अधिक खतरनाक है। क्यों? क्या लिखोगे आप? अगर आपके पास 220 वोल्ट की एसी है और 220 वोल्ट की डीसी है, तो एसी जो है वो 622 वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न करती है, इसलिए वो क्या है? ज्यादा खतरनाक है। एक छोटे से 2 टॉपिक और है, वो बता देता हूं। प्रत्यावर्ती धारा के दोष और गुण, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि। अभी तक आपने क्या पढ़ लिया? अब चैप्टर शुरू होगा, बस ये लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। धारा 2 प्रकार की होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी? 0। आवर्तकाल कितना? अनंत। अगर आपसे प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का ताक्षणिक समीकरण पूछे तो I बराबर Im साइन ओमेगा टी और V बराबर Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां मतलब कि वोल्टेज जो है वो फाई एंगल से आगे है या धारा जो है वो फाई एंगल से पीछे है। आगे ग्राफ ऊपर, पीछे ग्राफ नीचे। उसके बाद आपने इसका औसत मान निकाला। औसत मान कितना होता है? 0। लेकिन ध्यान रखना, धनात्मक अर्ध चक्कर में 0.36 I मैक्सिमम क्या हो गया? ये ध्यान रखना है, दोनों को जोड़ोगे तो 0 होगा। फिर उसके बाद आपने निकाला इसका VRMS, वो कितना होता है? मैक्सिमम बाई √2। और IRMS I मैक्सिमम बाई √2। ध्यान रख लोगे। फिर एक क्वेश्चन बताया कि ये कितने का? 622 वोल्टेज क्रिएट करती है, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है। फिर है प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता। विशेषता मतलब गुण। सुनना, ट्रांसफार्मर का नाम सुना है क्या? इसी चैप्टर में लास्ट में आएगा। जो ट्रांसफार्मर की सहायता से आप, पहला गुण तो ये है कि ट्रांसफार्मर की सहायता से आप प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज को नियंत्रित कर सकते हैं, कम और ज्यादा कर सकते हैं। अरे बोलो, कौन समझा? एक बात बताओ, एक बड़ी लाइन जावे 33 जा रही, फिर गाँव में लाइट देनी है, तो थे देखो एक डिप्पी लगावा है, डिप्पी बोलो। अरे इतो 101 लगावा है बॉक्सो, और पी के बाद में फिर थर घर में लाइट आवे, तो वो क्या करता है? उच्च वोल्टता को कम वोल्टता में परिवर्तित करता है, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। क्या है? फार्मर लिख दियो। ट्रांसफार्मर की सहायता से आप इसको क्या कर सकते हो? नियंत्रित कर सकते हो। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बढ़ाने वाला और एक घटाने वाला। इसी चैप्टर के लास्ट में ट्रांसफार्मर आएगा। तो पहली विशेषता तो क्या है? कि ट्रांसफार्मर की सहायता से आप इसे आसानी से बढ़ा और घटा सकते हो, जबकि डीसी को आप बढ़ा और घटा नहीं सकते। अरे बोलो, जैसे आपके पास 5 वोल्ट का एक सेल है, तो इसको बढ़ा और घटा आप नहीं सकते। पल्ले पड़ गई बात। दूसरा गुण क्या है इसका? एक आपके चैप्टर नंबर 16 में एक आएगा, जिसे रेक्टिफायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को आप आसानी से दिष्ट धारा में परिवर्तित कर सकते हो। किसमें? एसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? डीसी में। और वो करते किससे है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, उसमें चैप्टर नंबर 16 में। यहां आप ये ध्यान में रख लेना, हाफ वेव रेक्टिफायर, पता नहीं क्या बोलते हैं। एसी को आप डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कहां पढ़ेंगे अपन? चैप्टर नंबर 16 में। ठीक है, समझ गया कि एसी नापा कन्वर्ट कर सका क्या में? डीसी में। तीसरा है एसी जो जनरेटर है, एसी जो जनित्र होता है वो डीसी जनित्र से ज्यादा सुविधाजनक है। ये इसकी 3 विशेषता है। पहली विशेषता क्या है? कि ट्रांसफार्मर की सहायता से आप इसको आसानी से नियंत्रित कर सकते हो। और दूसरा क्या है? एक मिनट में देख ही लो। दिष्टकारी। रेक्टिफायर को क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। यानी कि एसी को आप डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो किसकी सहायता से? दिष्टकारी की सहायता से। किससे? दिष्टकारी की सहायता से। और तीसरा गुण क्या है?
जो एसी जनित्र होता है ना वो डीसी जनित्र से ज्यादा सुविधाजनक होता है। ये इसके 3 विशेषता। इसकी पहली विशेषता क्या है, इसको नियंत्रित कर सकते हैं आसानी से, एसी को कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि एसी जनित्र की तुलना में डीसी जनित्र ज्यादा सुविधाजनक है। फिर है इसके दोष। पहला दोष तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या होती है, एसी की डीसी की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है। और अगला दोष क्या है, हाँ, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग आप विद्युत अपघटन में नहीं कर सकते। ये टॉपिक आप केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से टॉपिक आएगा आपके, वहां सर से आप बोल देना कि सर जी अपन विद्युत अपघटन करते हैं, उसमें अपन एसी काम में क्यों नहीं ले सकते। वो मेरे से अच्छा समझा देंगे आपको। समझ गए क्या। पहला गुण तो क्या है, पहला दोष तो क्या है कि डीसी की तुलना में एसी ज्यादा खतरनाक होती है। दूसरा क्या है कि आप विद्युत अपघटन में एसी का उपयोग नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसी का कोई एक दोष लिखो या एसी की कोई एक विशेषता लिखो। और लास्ट जो है वो है त्वचिक प्रभाव। त्वचिक प्रभाव, स्किन इफेक्ट। आपने तार देखे क्या ये लाइटों वाले, क्या ये एक मोटा तार होता है या पतले पतले तार होते हैं। इसमें पतले पतले तार होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो उच्च आवृत्ति की जो एसी होती है ना, उच्च आवृत्ति की जो एसी है उसका गुण होता है कि वो उसकी आउटर लेयर के अंदर ही प्रवाहित होती है। जैसे ये तार है, अगर इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो वो बाहर वाली लेयर में प्रवाहित होगी, अंदर प्रवाहित नहीं होती। इसलिए एक मोटा तार बनाने के लिए आप क्या करते हो, अरे गरामी देख लो, जब वो तार ने अपन निकाला तो पतला पतला तार हुआ है। क्यों होता है, क्योंकि एसी का ये दोष है कि एसी जो है ना वो बाहर वाली त्वचा के अंदर, त्वचिक प्रभाव इसीलिए बोला है कि जो बाहर वाले जो परत है ना उसके अंदर प्रवाहित होती है। इसलिए एक मोटा तार बनाने के लिए आप क्या करते हो, पतले पतले तारों का प्रयोग करते हो। दोबारा सुन लो एसी के गुण। पहला गुण क्या है कि ट्रांसफार्मर की सहायता से आप इसको नियंत्रित कर सकते हो। दूसरा क्या है, दिष्टकारी की सहायता से एसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, डीसी में। और अगली प्रॉपर्टी क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की तुलना में, दिष्ट धारा जनित्र की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ज्यादा सुविधाजनक है। फिर इसके दोष, एक तो खतरनाक होती है ज्यादा, दूसरा क्या है इसका विद्युत अपघटन में यूज नहीं कर सकते, और तीसरा क्या है त्वचिक प्रभाव। त्वचिक प्रभाव का मतलब क्या है कि जो उच्च आवृत्ति की जो एसी है ना वो तार के आउटर लेयर के अंदर ही प्रवाहित होती है, यानी बाहर वाली जो परत होती है ना उसमें प्रवाहित होती है। इसलिए एक मोटा तार बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, पतले पतले तारों को बाइंड करके एक मोटा तार बनाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। इसके बाद अपने सर्किट शुरू होते हैं। सर्किट है अपने टोटल 5, कितने हैं 5। आर प्रतिरोध जुड़ा हो, प्रेरण कुंडली जुड़ी हो, संधारित्र जुड़ा हो, प्रतिरोध और प्रेरण कुंडली, प्रतिरोध और संधारित्र, और तीनों 6 हो गए क्या, आर एल सी, आर एल, आर सी और एल सी आर। जैसे ये 6 सर्किट खत्म हो गए आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।